नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। मैं इंस्पेक्टर आदित्य राज अपनी गाड़ी में बैठा शिवनगर गांव की ओर जा रहा था। मेरे सामने नीलम शर्मा के मामले की फाइल थी। एक 25 साल की लड़की जिसकी डूबने से मौत हुई थी। पर मुझे पता था कि ये केस सामान्य नहीं है, वरना मुझे इस सुनसान गांव में नहीं भेजा जाता। जैसे ही मेरी गाड़ी गांव में दाखिल हुई, मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गांव के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अनचाहा मेहमान हूं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। थाने पहुंचकर मैंने हवलदार सिंह से मुलाकात की। वो बहुत परेशान लग रहा था। साहब, उसने कहा, गांव वाले कहते हैं कि नीलम की आत्मा लौट आई है। लोगों को रात में उसके रोने की आवाज आती है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं एक पुलिस अधिकारी था, भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं रखता था। मैंने नीलम के पति राजन से बात की। वो बहुत शांत और नियंत्रित लग रहा था, जो किसी शोक संतप्त पति के लिए अजीब था। उसने बताया कि नीलम नदी में नहाते समय बह गई थी। शाम को मैंने नीलम की सबसे अच्छी दोस्त सोनाली से मुलाकात की। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। कृपया यहां से चले जाइए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह जगह शापित है। रात को जब मैं थाने के कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, तभी दूर से एक औरत के रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरा दिल धड़कने लगा। मैं उठ बैठा। आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। अगली सुबह एक चीख ने पूरे गांव को हिला दिया। सोनाली के पति ने थाने में आकर खबर दी कि कुछ गलत हुआ है। जब मैं सोनाली के घर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गई। सोनाली की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी जीभ काट ली गई थी। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, कोई संदेश दे रहा था। और मुझे अब लगने लगा था कि शायद गांव वालों की बात में कुछ सच्चाई है। सोनाली की लाश को देखकर मेरे हाथ कांप रहे थे। यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, यह एक संदेश था। मैंने फोरेंसिक टीम को बुलाया और खुद जांच शुरू की। मैंने सोनाली के घर की तलाशी ली। उसके बेडरूम की एक दराज में मुझे नीलम की एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने पलटते हुए मेरी रूह कांप गई। डायरी में लिखा था, आज राजन और सोनाली को एक साथ देखा। वे मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा पति। डायरी का आखिरी पन्ना खून के धब्बों से सना हुआ था। मैंने इसे अपने साथ रख लिया। गांव वाले अब खुलकर बात करने लगे थे। एक बूढ़ी महिला ने मुझे बताया, बेटा, नीलम का आत्मा हर रात नदी किनारे दिखती है। उसके कपड़े गीले हैं और आंखों में गुस्सा है। मैं अब भी इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। पर जब मैंने राजन के दोस्तों से पूछताछ की तो उनमें से एक, राहुल, बहुत डरा हुआ लग रहा था। हमें कुछ नहीं पता, वो कांपते हुए बोला। हमने तो बस राजन का साथ दिया था। उस रात मैं थाने में बैठा डायरी पढ़ रहा था। तभी फोन की घंटी बजी। राहुल की पत्नी रोती हुई बोली, साहब, राहुल अभी तक घर नहीं लौटा। मैं और हवलदार सिंह तुरंत निकले। राहुल को ढूंढते ढूंढते हम नदी किनारे पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मेरे प्राण सूख गए। राहुल का शरीर नदी के किनारे पड़ा था। उसकी आंखें निकाल ली गई थी। खाली सॉकेट में से खून बह रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, जो देखता है वही खोता है। अचानक मुझे पानी की आवाज सुनाई दी। मैंने नदी की ओर देखा और वहां मैंने उसे देखा। एक औरत, पूरी तरह गीली, उसके लंबे बाल चेहरे पर चिपके हुए। उसकी आंखों में एक ऐसा क्रोध था जो मौत से भी ज्यादा डरावना था। वो नीलम थी। हमारी नजरें मिली। उसने अपना हाथ उठाया और मैंने देखा कि उसकी उंगलियां सफेद और सूजी हुई थी।
जैसे कई दिनों से पानी में पड़ी हों। मैं वहां जमा खड़ा रह गया। मेरा दिमाग मानने से इनकार कर रहा था, पर मेरी आंखें सच देख रही थी। नीलम धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई। हवलदार सिंह ने मेरा हाथ पकड़ा। चलिए साहब, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब मैं अपनी आंखें बंद करता, मुझे नीलम का चेहरा दिखाई देता। मैं एक तर्कसंगत इंसान था, पर आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ चीजें विज्ञान और तर्क से परे हैं। सुबह होते ही मैंने फैसला किया, मुझे राजन से सच्चाई पूछनी होगी। पर जब मैं उसके घर पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर मेरा खून सूख गया। राजन का घर ताले से बंद था और दरवाजे पर एक संदेश लिखा था, अब तेरी बारी है। राजन के घर से लौटते वक्त मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। दरवाजे पर लिखा वो संदेश, अब तेरी बारी है, मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं सीधे थाने पहुंचा और नीलम के मामले की सारी फाइलें फिर से खोली। तभी मेरी नजर मेडिकल रिपोर्ट के एक छुपे हुए पन्ने पर पड़ी। पैथोलॉजी रिपोर्ट में लिखा था, मृतका 8 सप्ताह की गर्भवती थी। ये जानकारी पहले किसी ने मुझे नहीं बताई थी। मैं तुरंत राजन के घर की ओर दौड़ा। जब मैंने दरवाजा तोड़ा, अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें थम गई। राजन एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसकी आंखों में पागलपन था। वो आ रही है, हर रात आ रही है। वो बुदबुदाया, उसने सोनाली और राहुल को मार डाला। अब मेरी बारी है। मैंने उसे जोर से पकड़ा। सच बता राजन, नीलम के साथ क्या हुआ था? राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। हमने उसे नदी में धकेल दिया था। सोनाली और मैं, हम प्यार करते थे। नीलम ने हमें साथ देख लिया। वो तलाक लेना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। तुमने एक मासूम औरत की हत्या की, और तुम्हारा अपना ही बच्चा। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की से पानी की बूंदें टपकने लगी। राजन चीखा, वो आ गई, वो आ गई। नीलम का भूत दीवार से निकल कर आया। आज वो और भी डरावनी लग रही थी। उसके गीले कपड़ों से कीचड़ टपक रहा था और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। नीलम की आवाज में सैकड़ों लोगों की चीखें गूंज रही थी। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैंने अपनी पिस्तौल निकाली, पर पता था कि ये बेकार है। नीलम ने राजन की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो मुझे हुआ था। राजन चीखता रहा, माफ कर दो, माफ कर दो। पर नीलम ने अपना हाथ बढ़ाया और राजन का गला घोंटना शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। एक अदृश्य शक्ति मुझे वही जकड़े हुए थी। राजन का शरीर ऐंठने लगा। नीलम ने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे सारे सहयोगियों को भी सजा मिलेगी। जब राजन बेहोश हो गया, नीलम मेरी ओर मुड़ी। तुम्हें नहीं मारूंगी, उसने कहा, क्योंकि तुम न्याय चाहते हो। पर रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। वो गायब हो गई, पर उसकी चेतावनी अब भी कमरे में गूंज रही थी। मैं वहां खड़ा सोच रहा था, क्या मैं इस केस को जारी रखूं या फिर इस अलौकिक न्याय को अपना काम करने दूं? मेरा तर्कसंगत दिमाग अब टूट चुका था। मैं जानता था कि अब कुछ भी संभव है, और सबसे डरावनी बात, मैं अब इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका था। राजन के घर से लौटकर मैं थाने में बैठा हुआ था। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। नीलम का भूत अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गया था, वो सच था। बहुत ही डरावना और खतरनाक सच। अगले दिन सुबह मुझे खबर मिली कि राजन के चाचा, जो गांव के सरपंच थे, की मौत हो गई है। जब मैं वहां पहुंचा तो देखकर मेरा खून सूख गया। सरपंच का शरीर असंभव तरीके से मुड़ा हुआ था। उनकी रीढ़ की हड्डी इस तरह मुड़ गई थी जैसे कोई उसे तोड़कर नया आकार दे दिया हो। उनके मुंह में कीचड़ भरा हुआ था। गांव वाले अब खुलकर बोलने लगे थे। नीलम एक एक करके सबको मार रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, जिन लोगों ने उसकी हत्या छुपाने में मदद की, वे सब मरेंगे। मैंने थाने में बैठकर नीलम के मामले की पूरी फाइल फिर से पढ़ी।
मुझे पता चला कि डॉक्टर ने नीलम की मौत को दुर्घटना बताने के लिए रिपोर्ट में हेराफेरी की थी। गवाहों को डरा धमकाकर चुप कराया गया था। उस रात मैं नदी किनारे गया। मैं जानता था कि यह खतरनाक है, पर मुझे नीलम से बात करनी थी। नीलम, मैंने पुकारा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। हवा में अचानक ठंडक छा गई। पानी से नीलम का भूत प्रकट हुआ। आज वो और भी डरावनी लग रही थी। उसके शरीर पर कीचड़ के निशान थे और आंखों में असीम पीड़ा थी। तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो? उसकी आवाज में सैकड़ों चीखों की गूंज थी। क्योंकि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मैंने कहा, पर यह हिंसा रुकनी चाहिए। नीलम ने कड़वाहट से हंसा। अन्याय? उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को मार डाला। क्या तुम जानते हो पानी में डूबते हुए कैसा लगता है? हर सांस के साथ पानी फेफड़ों में भरता जाता है। दर्द, डर, उसकी आंखों से पानी और खून के आंसू बहने लगे। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक हर दोषी को सजा नहीं मिल जाती। अगले कुछ दिनों में नीलम ने अपना कहर जारी रखा। डॉक्टर जिसने झूठी रिपोर्ट बनाई थी, उसकी लाश अपने ही क्लिनिक में मिली, उसके हाथ काट दिए गए थे। राजन के दोस्त, जिसने नदी किनारे से नीलम की चीखें सुनकर भी अनसुना कर दिया था, उसके कानों में सीमेंट भर दिया गया। हर मौत के बाद नीलम का भूत और शक्तिशाली होता जा रहा था। अब वो दिन में भी दिखाई देने लगी थी। गांव वाले घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। मैंने एक पुराने साधु से मुलाकात की, जो गांव के बाहर एक मंदिर में रहता था। उसने कहा, बेटा, नीलम का आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे पूरा न्याय नहीं मिल जाता। तुम या तो उसकी मदद करो या फिर उसके रास्ते से हट जाओ। मैं एक असमंजस में फंस गया था। एक तरफ मेरा कर्तव्य था, दूसरी तरफ न्याय की इच्छा। नीलम ने जो किया वो गलत था, पर उसके साथ जो हुआ वह भी तो गलत था। उस रात मैंने फैसला किया, मैं नीलम की मदद करूंगा, न हत्या करने में बल्कि न्याय दिलाने में। पर क्या नीलम मेरी बात मानेगी? या फिर मैं भी उन लोगों की सूची में आ जाऊंगा जिन्हें उसने मार डालना है? मैं जानता था कि अब मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जहां न तो कानून काम आएगा, न ही पिस्तौल। ये लड़ाई थी इंसानियत और न्याय की। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। मैं नदी किनारे खड़ा था, जहां राजन को नीलम की आत्मा ले आई थी। राजन पूरी तरह पागल हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में मौत का डर साफ झलक रहा था। माफ कर दो नीलम, माफ कर दो, वो चीख रहा था। नीलम का भूत पानी से निकला। आज वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली और डरावनी लग रही थी। उसके शरीर से कीचड़ टपक रहा था और आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। तुमने मुझे और मेरे बच्चे को मार डाला, नीलम की आवाज में सैकड़ों चीखें गूंज रही थी। आज तुम्हें वही दर्द महसूस होगा जो मुझे हुआ था। मैं वहां खड़ा देख रहा था। मेरे हाथ में पिस्तौल थी, पर मैं जानता था कि यह बेकार है। कैसे रोकता मैं एक आत्मा को जिसे न्याय चाहिए? राजन ने मेरी ओर देखा। बचाओ मुझे, आप पुलिस हो, मेरी रक्षा करो। पर नीलम ने उसे पानी में खींच लिया। तुम्हें पता है डूबते हुए कैसा लगता है? उसने कहा। हर सांस के साथ पानी फेफड़ों में भरता जाता है। दर्द, अंधेरा। वो राजन को बार बार पानी में डुबोने लगी। हर बार जब वो सांस लेने की कोशिश करता, नीलम उसे फिर से पानी के अंदर धकेल देती। ये मेरे बच्चे के लिए एक डुबकी, ये मेरी जिंदगी के लिए दूसरी डुबकी, ये विश्वासघात के लिए तीसरी डुबकी। मैं वहां बेबस खड़ा देखता रहा। मेरा दिल कह रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए, पर मेरा दिमाग जानता था कि यही न्याय है। आखिरकार जब राजन की हलचल रुक गई, नीलम ने उसे पानी से बाहर खींचा। वो मर चुका था। उसके चेहरे पर वही डर था जो नीलम के चेहरे पर उसकी आखिरी घड़ी में रहा होगा। फिर नीलम मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, शांति थी। धन्यवाद, उसने कहा, तुमने सच्चाई सामने लाने की कोशिश की।
तुम अलग थे, तुमने न्याय चाहा। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। अब मैं जा सकती हूं। मेरा बदला पूरा हो गया है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें शांति मिलेगी? वो मुस्कुराई, हां, अब मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी। वो पूरी तरह गायब हो गई। नदी का पानी शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होते ही मैंने गांव छोड़ दिया। जाते जाते मैंने नदी की ओर एक आखिरी नजर डाली। मैं जानता था कि नीलम को अब शांति मिल गई होगी। शहर लौटकर मैंने अपनी रिपोर्ट लिखी। सभी आरोपी भागने की कोशिश में नदी में डूब गए। ये पूरी सच्चाई नहीं थी, पर शायद यही बेहतर था। आज, महीनों बाद, जब भी मैं नदी देखता हूं, मुझे नीलम याद आती है। उसने मुझे सिखाया कि कभी कभी न्याय कानून से नहीं, मौत से मिलता है, और कभी कभी वो मौत जीवित नहीं मरी होती। मैं आज भी पुलिस ऑफिसर हूं, पर अब मैं जानता हूं कि दुनिया में कुछ चीजें तर्क और कानून से परे हैं। कभी कभी सच्चा न्याय वही मिलता है जहां इंसानी न्याय की पहुंच नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।